कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो अब कहानी ने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। यह खबर उस लड़के की मुस्कुराहट छीन लेती है क्योंकि टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ ही मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। टीवी में एंकर चेतावनी देता है कि जो भी ये खबर सुन रहा है वो जल्दी से खुद के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ले। लड़का ये सब देख ही रहा होता है कि तभी अचानक ऊपर के कमरे से एक अजीब तरह की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर लड़के के गले में सांसें अटक जाती है। लड़का धीरे धीरे डरे हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और कमरे में झांकता है। तभी उसकी बड़ी बहन एकदम से सामने आके उसे डरा देती है। ये उसका मजाक था। राहत की सांस लेकर वे दोनों अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है और वो वीडियो कॉल पर अपने पति को इस भयानक सिचुएशन के बारे में बता रही है। उनका पिता जो एक पायलट है उन्हें चेतावनी देता है कि वो अभी वापस नहीं आ सकता, पर वो सभी किसी सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां चले जाएं। स्क्रीन पर पिता अपने हाथ में पहना हुआ एक लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है। ये वही ब्रेसलेट होता है जो उसकी बेटी एबीगेल ने बनाई थी। ये देखकर एबीगेल बहुत खुश हो जाती है और उसे उम्मीद मिलती है, लेकिन तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने और चीखने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। माँ तुरंत फोन रखती है और जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करने लगती है। वो एक पल भी गवाए बिना अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है। वो एक पल भी गवाए बिना अपने दोनों बच्चों को लेके है। वो एक पल भी गवाए बिना अपने दोनों बच्चों को लेके है। वो एक पल भी गवाए बिना अपने दोनों बच्चों को लेके है। वे एक पल भी वे तीनों भागते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे कार का दरवाजा खोलकर बैठने वाले होते हैं, अचानक कहीं से एक खूंखार ज़ॉम्बी उन बच्चों की माँ पर अटैक कर देता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। डर के मारे नन्ही एबीगेल जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है। वो अपनी आंखों के सामने कार के नीचे से देखती है कि वो ज़ॉम्बी उसकी माँ को नोच रहा है। कुछ ही पलों में उसका छोटा भाई और माँ दोनों उस ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाते हैं। एबीगेल अपनी सांसें रोक कर वहां दुबकी रहती है। खुशकिस्मती से वो ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। ये छोटी लड़की डर से कांप रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी माँ का शरीर अजीब हरकत करने लगा है। वायरस की वजह से उसकी माँ भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। माँ अपनी ही बेटी को कार के नीचे देखकर उसकी तरफ लपकती है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मार पाती, ठीक उसी समय एक अनजान आदमी जिसका नाम जैक है मसीहा बनकर वहां आता है। जैक तुरंत अपनी बंदूक से एबीगेल की ज़ॉम्बी बन चुकी है। माँ को गोली मार देता है और एबीगेल को कार के नीचे से बाहर खींच लेता है। तभी संत वे देखते हैं कि एबीगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है। जैक उस बच्ची को अपनी आंखें और कान बंद करने के लिए कहता और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। जैक उस अकेली बच्ची का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। वक्त गुजरता है और अब 10 साल बाद का मंजर सामने आता है। ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान खंडर बन चुके हैं। अब तक लगभग सारे इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। इस वीरान दुनिया में एबीगेल अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक एबीगेल जैक की देखरेख में पली बड़ी है। जैक ने उसे ट्रेन करके ज़ॉम्बीज से लड़ना, हथियार चलाना और खुद को बचाना सिखा दिया है। एबीगेल जानती है कि अगर उस दिन उसकी लाइफ में जैक नहीं आता तो वो अब तक मर चुकी होती। इसीलिए वो जैक को अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबीगेल को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे लगता है कि इंसान ज़ॉम्बीज से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। रात का समय है और वे दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे हैं। तभी अचानक किसी सूखी टहनी के टूटने की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वो धीरे से अपनी बंदूक उठाता है और कैंप से बाहर निकलकर देखता है। अंधेरे में एक ज़ॉम्बी तेजी से जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक फुर्ती से पीछे हटता है और लगातार गोलियां चला के उसे मार गिराता है। गोलियों की आवाज सुनकर एबीगेल भी वहां पहुंच जाती है। इन दोनों को पिछले 10 सालों से जंगल में ज़ॉम्बीज का शिकार करते हुए इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था कि ज़ॉम्बीज अक्सर झुंड बनाकर रहते हैं। वे समझ जाते हैं कि अगर एक यहाँ है तो आसपास और भी जरूर होंगे। खतरा भांपते हुए वे जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और सुबह होते ही अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वे जंगल के रास्ते से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं और आगे बढ़ने से कतराते हैं। जैक समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। वे दोनों चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी हुई दिखाई देती है। वह एक नॉर्मल इंसान अकेला ही खुद को कई सारे ज़ॉम्बीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में अब वैसे भी इंसान बहुत कम बचे थे, इसीलिए अब इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को बचाना था। साथ ही जैक एबीगेल के निशाने का टेस्ट भी लेना चाहता था।
इसीलिए वो एबीगेल से कहता है कि तुम इस आदमी को बचाओगी। जैक देखना चाहता है कि वो पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है या नहीं। जैक उसे निर्देश देता है कि सुकून से टारगेट को निशाने पर लो और फिर उसे शूट कर दो। एबीगेल बंदूक उठाती है लेकिन जल्दबाजी में गोली चला देती है। निशाना चूक जाता है और वो गोली ज़ॉम्बी को लगने के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। ये देखकर जैक एबीगेल पर काफी गुस्सा करता है। इसके बाद वे दोनों भागकर उस इंसान के पास जाते हैं। वे देखते हैं कि गोली लगने और ज़ॉम्बीज के हमले की वजह से ये आदमी अब बच नहीं सकता। इसलिए जैक उसे तड़पता छोड़ने के बजाय खुद ही मार देता है, ताकि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो तो वो दोबारा जिंदा ना हो जाए और उनके लिए खतरा ना बने। उसके बाद वे दोनों उस मरे हुए आदमी की कार और सामान की तलाशी लेने लगते हैं। जैक उस मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है क्योंकि उसके खुद के जूते फट चुके थे। जैसे ही वो उन जूतों को पहनता है तभी वहां मरे हुए आदमी संगीत और साथी भी हथियारों के साथ आ जाते हैं। बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक बंदा जब अपने मरे हुए साथी के जूतों को जैक के पैरों में देखता है तो उन्हें शक होने लगता है कि इन दोनों ने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और वे लोग जैक और एबीगेल पर बंदूकें तान देते हैं। जब ये लोग जैसे ही इन दोनों को मारने लगते हैं तभी उस ग्रुप की एक गाड़ी से एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम मेगन है नीचे उतरती है। वो अपने साथियों से इन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि वे बुरे लोग नहीं हैं। तभी जैक फुर्ती से एक लड़की से बंदूक छीन लेता है और समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उनके आदमी को जानबूझकर नहीं मारा, वो तो ज़ॉम्बी से उसको बचाना चाहते थे। जैक बताता है उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये समझदार ज़ॉम्बी है, इसके साथी भी यहाँ आते होंगे। लेकिन तभी जैक का काला घोड़ा फिर से जोर जोर से हिनहिनाने लगता है, जो एक वार्निंग थी। अगले ही पल दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती है। हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज का एक विशाल झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। ज़ॉम्बी इतनी तेजी से टूट पड़ते हैं कि किसी को भी भागने का मौका नहीं मिलता। मजबूरी में लोग वहीं खड़े होकर हथियारों से मुकाबला शुरू कर देते हैं। सभी के पास हथियार होते हैं लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्रुप के कई लोग एक के बाद एक ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाते हैं। जो लोग बचते हैं उनके पास छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह संगीत नहीं होती और कुछ ही देर में उनकी संख्या बहुत कम रह जाती है। इसी बीच एक ताकतवर आदमी भी दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी के काटने से संक्रमित हो जाता है। हालात समझकर वो खुद को गोली मारना चाहता है लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती है। तब सभी ज़ॉम्बी के सामने टिक नहीं पाएंगे। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो उनसे लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए एबीगेल्स प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड भी बैठा होता है और जैक गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी वहां से निकल जाते हैं। पूरे ग्रुप में अब ये सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, बाकी सभी ज़ॉम्बीज के शिकार हो चुके थे। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर ये चारों ज़ॉम्बीज से जान छुड़ाकर गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में जैक पीछे बैठी लेडी से पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे थे। पूछने पर पता चलता है कि ये बचे हुए लोग शिपटाउन नाम की जगह पर जाना चाहते थे, जहाँ पर सेफ इंसान रहते हैं, वहाँ ज़रूरत की तमाम फैसिलिटीज़ हैं और हम सब वहाँ जाकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। ये सुनकर एबीगेल बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। जिस पर जैक ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कॉलोनी वगैरह नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसी कॉलोनी नहीं दिखाई दी। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस दौरान प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड बाहर निकलता है जिसका नाम डेविड है। वो उनसे कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए ये लोग गाड़ी को यहीं पर छोड़कर पैदल सफर करने लगते हैं। कई किलोमीटर सफर करने के बाद वे लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई। सेंग है ये लोग सबसे पहले इस जगह की अच्छी तरह से जांच भी करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तो ये लोग रात यहाँ गुजारने का फैसला करते हैं। रात को वो लोग आग जलाकर खाना पकाते हैं। एबीगेल शिपटाउन नाम के उस जगह पर जाने के लिए बहुत बेताब थी। वो उस प्रेग्नेंट औरत से उस जगह के बारे में बातचीत करने लगती है। प्रेग्नेंट औरत उसे बताती है कि हमारा पहले से उस शिपटाउन में रहने वाले लोगों के साथ रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां हम आज़ादी से रह सकते हैं। ये बातें सुनकर एबीगेल की आंखों में चमक उठी। दूसरी तरफ जैक बाहर चारों ओर जाल बिछा देता है ताकि अगर वो लोग सो भी जाए तो खतरा करीब होने पर फौरन पता चले। जैक अंदर आकर एक मैप निकालता है और वो साफ कहता है कि एयरपोर्ट एक खुली जगह है और अगर वहां हम गिर गए तो भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और इसकी भी क्या गारंटी है कि वहां कोई प्लेन मिलेगा भी या नहीं। लेकिन एबीगेल की ज़ैद और उम्मीद देखकर जैक मान जाता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा पसरा होता है। जैक की बात सच साबित होता है। जैक की बात उनकी किस्मत
तब पलटती है। वहाँ दूर दूर तक कोई जहाज नहीं दिखता, लेकिन उनकी किस्मत तब पलटती है जब वो एक पुराने बंद गैराज का शटर उठाते हैं। अंदर संगीत एक छोटा हवाई जहाज खड़ा था। ये देखकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन समस्या ये थी कि वो जहाज सालों से बंद पड़ा था। मैकेनिक डेविड फॉरन इंजन चेक करता है और कहता है कि इसे चालू करने में उसे 10 to 15 मिनट लगेंगे। अब वक्त बहुत कम था। डेविड तेजी से औजार लेकर इंजन ठीक करने में जुट जाता है, जबकि जैक और एबीगेल आसपास पहरा देने लगते हैं। तभी जैक दूरबीन से देखता है कि सैकड़ों ज़ॉम्बीज पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। वो चिल्लाकर सबको वार्न करता है कि हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, हमें अभी निकलना होगा। एबीगेल बिना एक पल गवाए पायलट की सीट पर कूदकर बैठ जाती है। उसके पिता पायलट थे, इसीलिए उसने बचपन में कॉकपिट के कंट्रोल को समझी ली थी और वही धुंधली यादें आज उसके काम आने वाली थी। बाहर जैक अपनी गन से गोलियों की बौछार कर देता है ताकि उन राक्षसों को प्लेन के करीब आने से रोका जा सके। एबीगेल कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करती है। प्रोपेलर घूमता है, मगर ज़ॉम्बीज अब बिल्कुल प्लेन के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। एक ज़ॉम्बी तो लटक भी जाता है, जिसे जैक सटीक निशाना लगाकर नीचे गिरा देता है और प्लेन हवा में उड़ने लगता है। जहाज के टेक ऑफ करते ही सबके चेहरों पर राहत की सांस आती है। उन्हें सत लगता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन ये खुशी बस कुछ पलों की ही मेहमान साबित होती है। जैसे ही प्लेन कुछ ऊपर जाता है, इंजन से काला धुआं निकलने लगता है, क्योंकि 10 साल से बंद पड़ी मशीन ने जवाब दे दिया था। इंजन में एक धमाका होता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। जैक अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है और प्लेन को पेड़ों के ऊपर क्रैश लैंड कराता है। झटके तो बहुत लगते हैं, प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को जानलेवा चोट नहीं आती। अब उनके पास पैदल चलने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। वो लोग अपना सामान उठाते हैं और फिर से एक अनजान सफर पर निकल पड़ते हैं। मीलों पैदल चलने के बाद वो एक वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां टूटी फूटी बोगियां खड़ी थी। रात हो चुकी थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा था। जैक्स पूरे इलाके को स्कैन करता है और जब तसल्ली हो जाती है कि वहां कोई खतरा नहीं है, तो वो वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। वो लोग मैप चेक करते हैं तो पता चलता है कि शीप टाउन अब बस 2 दिन की दूरी पर है। उसी रात वो प्रेग्नेंट लेडी मेगन जैक के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो हम कब के मारे गए होते। उसकी बातें सुनकर पत्थर दिल जैक भी पिघलने लगता है। वो मैगन को अपने सीने में दबे उस राज को बताता है जिसने उसे इतना कठोर बना दिया था। वो बताता है कि 10 साल पहले जब ये वायरस फैला था तो उसकी अपनी पत्नी इन्फेक्टेड हो गई थी और उसे अपनी ही हाथों से अपनी पत्नी को गोली मारनी पड़ी थी। उस दिन जैक के अंदर का इंसान मर गया था, लेकिन आज मैगन को देखकर उसे फिर से एक मकसद मिल गया है। वो वादा करता है कि वो मैगन को सही सलामत शिपटाउन पहुंचाकर ही दम लेगा। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में एक और ड्रामा चल रहा था। मैगन का पति डेविड अपनी पिस्तौल अपने सिर पर रखकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस अफरातफरी में एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर पे काट लिया था। हालांकि जख्म छोटा था, इसलिए वायरस अपना असर दिखाने में वक्त ले रहा था। डेविड जानता था कि वो जल्द ही एक दरिंदा बन जाएगा, लेकिन वो अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने फैसला किया कि जब तक उसके शरीर में जान है, वो अपनी पत्नी को शिपटाउन के गेट तक छोड़कर आएगा। उसके बाद खुद को खत्म कर लेगा। अगली सुबह जब वो लोग फिर से चलने लगते हैं तो जैक की अनुभवी नजरों से डेविड की लड़खड़ छुप नहीं पाती। जैक को शक हो जाता है। जैक डेविड को पकड़कर सबकी नजरों से दूर ले जाता है और उसकी पैंट ऊपर करके देखता है। वहां वो बुरी चोट के निशान साफ दिखाई देते हैं। जैक तुरंत अपन गन डेविड के माथे पर तान देता है और पूछता है कि तुम खुद मरना पसंद करोगे या मैं अपना काम करूं। डेविड कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस अपनी पत्नी को सुरक्षित देखना चाहता हूं। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं अपने आप को खो रहा हूं, मैं खुद को गोली मार लूंगा। डेविड की आंखों में सच्चाई देखकर जैक उसे एक मौका देने का फैसला करता है। सफर जारी रहता है और चलते चलते फिर से रात हो जाती है। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है। यह घर वहां होना अजीब था। जैक चौकन्ना होकर बंदूक तानते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं, अचानक एक तेज स्पॉटलाइट उनकी आंखों पर पड़ती है और स्पीकर पर एक भारी आवाज गूंजती है, अपने हथियार नीचे डाल दो वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। जैक समझ जाता है कि अंदर कोई इंसान है। एबीगेल हिम्मत करके आगे आती है और चिल्लाकर कहती है कि हम किसी को चोट पहुंचाने नहीं आए, हमें बस मदद चाहिए। हमारे साथ एक प्रेग्नेंट औरत है। तभी दरवाजा खुलता है और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आता है। वो संग खुद को एक साइंटिस्ट बताता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो, बस अपनी बंदूकें बाहर छोड़ाओ। शर्त मानकर वो लोग अंदर जाते हैं, जहां वो आदमी उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता है। साइंटिस्ट बताता है वो इस जगह से इसलिए छोड़कर नहीं गया, यहाँ उसको रिसर्च करने में बहुत आसानी रहती है। साइंटिस्ट सभी को खाना भी देता है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर तरह तरह का खाना सजा हुआ था, ऐसा खाना जो उन्होंने शायद पिछले 3 सालों में नहीं देखा था। भूखे बेदियों की तरह वो खाने पर टूट संगीत पढ़ते हैं, लेकिन बातों बातों में साइंटिस्ट कुछ अजीब बातें करने लगता है।
वो कहता है कि ये वायरस दरअसल बुरा नहीं है, ये तो इंसानों का अपग्रेड है, ये तो इंसानों का अपरक्षित बुरा नहीं, ये तो इंसानों का अपरक्षित। वो पागलों की तरह समझाता है कि कमज़ोर इंसान खत्म हो जाएंगे और सिर्फ ताकतवरी ज़ॉम्बी बनकर राज करेंगे। उसकी ये बातें सुनकर जैक और संगीत बाकी लोगों को खटकने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि ये आदमी सामान्य नहीं है। तभी डेविड की तबीयत बिगड़ने लगती है। वायरस अब तेजी से अपना असर दिखा रहा था। वो वॉशरूम में जाता है और आईने में देखता है उसकी नसें काली पड़ चुकी थी और आंखें खून जैसी लाल हो रही थी। वो समझ जाता है कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। जब वो वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक, एबिगेल और मैगन बेहोश होकर सोफे पर पड़े हैं। उस साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी। डेविड गुस्से में उस साइंटिस्ट पर झपटता है, लेकिन वो साइंटिस्ट रिमोट डिवाइस का एक बटन दबा देता है। बटन दबते ही डेविड के शरीर को एक जोरदार झटका लगता है। वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी जाता है। साइंटिस्ट एक शैतानी हंसी के साथ बताता है कि उसने सालों की मेहनत से एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो ज़ॉम्बीज़ के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। अब उसे ज़ॉम्बी से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो उनका राजा है। डेविड की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को और अपने साथियों को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो एक प्रयोगशाला जैसी जगह थी। साइंटिस्ट उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि अब तुम मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे, और फिर वो उनसे पूछता है क्या तुम मेरी पत्नी से मिलना चाहोगे। वो एक पिंजरे की तरफ इशारा करता है जिसके अंदर एक खूंखार ज़ॉम्बी औरत कैद थी। ये उसी साइंटिस्ट की पत्नी थी जिस पर उसने अपने पागलपन भरे प्रयोग किए थे। वो साइंटिस्ट उस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। ज़ॉम्बी बनी उसकी पत्नी गुर्राते हुए बाहर आती है और साइंटिस्ट पर हमला करने लगती है, पर साइंटिस्ट पर हमला बटन दबाता है। ज़ॉम्बी औरत उसके इशारे पर बंधे हुए जैक और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। ज़ॉम्बी बनी वो औरत जैक पर हमला करती है, लेकिन जैक उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। उसी पल डेविड के शरीर में वायरस की ताकत आ जाती है और सम से वो एक झटके में अपनी रस्सियां तोड़कर सबको आजाद कर देता है। ये देख साइंटिस्ट डर कर भाग जाता है। बिना वक्त गवाए ये चारों बाहर निकलकर साइंटिस्ट की गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन वो पागल साइंटिस्ट अपनी डिवाइस से ज़ॉम्बीज़ की फौज को उनके पीछे लगा देता है। आगे रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। डेविड जानता था कि अब उसका अंत करीब है, इसलिए वो अपनी पत्नी को कसम देकर उन्हें आगे भेजता है और खुद अकेला ही ज़ॉम्बीज़ से भिड़ जाता है। वो बड़ी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। इधर इनको भागने का मौका मिल जाता है और जैक और एबिगेल मैगन को गोद में उठाकर भागते हुए इंसानी बस्ती यानी शीपटाउन के किनारे पहुंच जाते हैं। टावर पर बैठे गार्ड्स गोलियों से ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके उन्हें बचा लेते हैं। टावर पर बैठे गार्ड्स गोलियों से ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके उन्हें बचा लेते हैं। टावर पर बैठे गार्ड्स गोलियों से ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके उन्हें बचा लेते हैं। टावर पर बैठे गार्ड्स गोलियों से ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके उन्हें बचा लेते हैं। उनके लिए एक कश्ती आती है और वो कश्ती में बैठकर सुरक्षित अंदर पहुंच जाते हैं। काला मुखिया ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बियों को रोक देता है क्योंकि वो पानी पार नहीं कर सकते थे। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि ये जगह कई बड़े जहाज़ों को जोड़कर बनाई गई है। जैक को ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती। वो एबिगेल से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन एबिगेल साफ मना कर देती है। उसे इतने सालों बाद लोगों के बीच रहकर जो खुशी मिल रही थी वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। इसी बात पर बाप बेटी जैसे इन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है क्योंकि जैक को खतरा दिख रहा था, मगर एबिगेल को जिंद की। दूसरी तरफ मैगन एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन ज्यादा खून बहने से डॉक्टर कहता है वो जल्दी मर जाएगी। वो अपनी बच्ची जैक को सौंप जाती है। कुछ दिन बाद एबिगेल देखती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो एक खुफिया कैबिन में जा रहा है। वहां जाकर पता चलता है कि पूरे शहर के नीचे बम लगे हैं ताकि मुसीबत के वक्त शहर उड़ाया जा सके। लेकिन मुसीबत उसी वक्त आ धमकती है क्योंकि वो साइंटिस्ट ज़ॉम्बी किंग को कंट्रोल करते हुए वहां हमला कर देता है। पानी के रास्ते ढेरों ज़ॉम्बी शहर पर चढ़ आते हैं और लोगों को खाने लगते हैं। जैक तुरंत एबिगेल को बचाने के लिए ज़ॉम्बी को मारते हुए एबिगेल को ढूंढने लगता है। अंत में वो एबिगेल तक पहुंच जाता है। जब साइंटिस्ट एबिगेल पर हमला करता है तो जैक साइंटिस्ट से भीड़ जाता है और मौका मिलते ही उसके हाथ में लगी कंट्रोल डिवाइस तोड़ देता है। पावर खत्म होते ही ज़ॉम्बीज़ उसी साइंटिस्ट को नोच खाते हैं। अफरात फरी में सब सुरंग के रास्ते भागते हैं। दूसरी तरफ खड़ा वो लड़का एबिगेल और जैक के आने का इंतजार करता है ताकि वो जल्दी से शहर को उड़ा सके। जब एबिगेल जैक के पीछे भाग रही होती है तो मुखिया ज़ॉम्बी एबिगेल को पकड़ लेता है, पर जैक तुरंत मुखिया ज़ॉम्बी पर हमला करता है। पर एबिगेल की नज़र उसके हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ती है। यही ब्रेसलेट बचपन में उसने खुद बना के अपने पिता को दिया था। उसे पता लग जाता है ये ज़ॉम्बी उसके पिता हैं, पर जैक जल्दी से एबिगेल को खींचकर वहां से ले जाता है। वो लड़का रिमोट दबाकर पूरे शिपटाउन को धमाके से उड़ा देता है, लेकिन राख के ढेर से वो ज़ॉम्बी किंग फिर खड़ा होता है और वहां आ जाता है। जैक कमजोर पड़ने लग जाता है, पर जैक कमजोर पड़ने लगता है। जैक को मौत के मुंह में देखकर एबिगेल फौरन जमीन से एक बंदूक उठा लेती है
वो जानती थी कि सामने खड़ा वो ज़ॉम्बी उसका अपना पिता है, लेकिन वो ये भी देख रही थी कि वो ज़ॉम्बी उस शख्स को मार रहा है जिसने उसे 10 साल तक एक पिता की तरह पाला है, इसलिए वो एक पल भी नहीं सोचती और अपने अतीत को भुलाकर सीधे उस ज़ॉम्बी मुखिया को गोली उतार देती है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और ऐसी और मिस्ट्रीज़ के लिए अभी सब्सक्राइब करें।